दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको बहुत ही शानदार कविता सुनाता हूँ। ये वर्तमान युग के महाकवि प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब द्वारा रचित कविता है। वो बहुत बड़े कवि हैं वर्तमान युग के। पहले हिंदी के संस्कृत के प्रोफेसर थे, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं और साहित्य जगत में उन्होंने लगभग मेरे मतानुसार 500 से भी ज़्यादा कविताएं लिखी है, बोली है। तो उनके द्वारा रचित कविता है, बहुत ही शानदार है, वजनदार है, असरदार है, शानदार है, कविताओं की सरदार है। कविता का शीर्षक है अनपढ़ औरत। होता क्या है कि हम जैसे जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, शिक्षक है, डॉक्टर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है या दूसरे पढ़े लिखे लड़के हैं, उनकी सगाई शादी घर वाले अनपढ़ लड़की के साथ में कर देते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है, शादी होकर लड़की अपने ससुराल आ जाती है। तो पढ़े लिखे लड़के, उसका पढ़ा लिखा पति उस अनपढ़ लड़की के बारे में क्या सोचता है कि घर वालों ने मेरी तो ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे इसके तो विचार ही नहीं मिलते। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। अनपढ़ औरत में पढ़ी लिखी, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ी लिखी औरतें बेकार होती है, लेकिन अनपढ़ औरत में पढ़ी लिखी औरत के या लड़की के बनस्पत ज़्यादा गुण होते हैं। त्याग, परिवार के प्रति त्याग, अपनापन, बलिदान की भावना ज़्यादा होती है। ये प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब ने इस कविता के माध्यम से बखूबी साबित किया है और हमें पता भी है। हम तो क्या है, जानबूझ के अनजान होना चाहते बन रखे हैं। अब आप कविता सुनना, बहुत ही शानदार है। गवई गांव की सीधी सादी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। अरे भाई, प्रेम करने का अधिकार पढ़ी लिखी औरत को भी है, अनपढ़ औरत को भी है। गवई गांव की सीधी सादी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। हो गई दीवानी, सुनिए कहानी। हुआ यूं कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया और अनपढ़ औरत ने उसी से पढ़वाया। तो खत को मनी में पढ़कर डाकिये ने पूछा, क्यों री छोरी, तेरा आदमी फौजी में सिपाही है? बोली हाँ। 3 साल पहले ब्याही है? बोली हाँ। वो शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलाया? बोली हाँ। और वो तब से अब तक नहीं आया? बोली हाँ। तो सुन, ये खत बता रहा है कि तेरा सिपाहिया शाम की गाड़ी से घर आ रहा है। उस अनपढ़ औरत का पति था, वो फौज में सिपाही था, फौजी था। तो सुन, ये खत बता रहा है कि तेरा सिपाहिया शाम की गाड़ी से घर आ रहा है। ये खबर अब ये खबर सुन करके वो अनपढ़ औरत है, वो कैसे रिएक्ट करती है, रेस्पॉन्ड करती है साहब। वो जब डाकिया अनपढ़ औरत को खत पढ़ कर सुनाता है कि आज की शाम की रेलगाड़ी से तेरा पति है, फौजी शाम को घर आ रहा है। तो उस अनपढ़ औरत ने वो डाकिये से वो कागज ही छीन लिया कि आगे की बात तेरे से नहीं फटवानी। अब तो फौजी अपने पति से, फौजी से पूछेंगे इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। और साहब वो पागल हो गई, कभी इधर भागे कभी उधर भागे कि उसके लिए क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या पहनूं, क्या श्रृंगार करूं, क्या खातिरदारी करूं। मैं अपने हाथों से पकवान बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, हाथों से खिलाऊंगी, पंखा झूलूंगी। साहब पागल होगी हैं? पढ़ी लिखी औरत कर सकती है क्या? नहीं कर सकती मेरे मतानुसार तो साहब। तो डाकिये ने पूछा, क्यों रे चोरी, तेरा आदमी फौजी में सिपाही है? बोली हाँ। 3 साल पहले ब्याही है? बोली हाँ। वो शादी के 2 महीने बाद ही फौजी बुलाया? बोली हाँ। वो तब से वो अब तक नहीं आया? बोली हाँ। तो सुन, ये खत बता रहा है कि तेरा सिपाहिया शाम की गाड़ी से घर आ रहा है। ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीन कर वो पढ़ी लिखी औरत अपने उंगलियों के भरोसे से उसका एक एक अक्षर बांचने लगी। अक्षर तो कहाँ पढ़ सकती थी साहब, वो प्रेम से उन अक्षरों पे अपनी उंगलियां फिनाने लगी। तो खत छीन कर वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की बोरे से उसका एक एक आखिर बांसने लगी। अरे खुशी में रोने लगी, अरे कुछ कुछ बुराई सी होने लगी। अरे कभी इधर भागे कभी उधर भागे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। अरे कभी ठगी से ठहर जाए, सोते में जागे, खबर किस किस को सुनाए, कुछ समझ नहीं पाए। नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी। अरे सुनाऊंगी तो मर जाऊंगी, घर बाहर वाले घेर लेंगे, मेरे पास आने नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके उसे यहीं पे रिझाऊंगी, अपने हाथों से पकवान बनाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी, पंखा झूलूंगी और पानी पिलाऊंगी। अरे मैया, बात इतनी सी खराब है, उसको तो सबसे ज्यादा पसंद शराब है। रोज मना करने पे मुर्रा घर लाता था, शाम होते ही ठर्रा चढ़ाता था। अरे खातिर करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी। ऐसी वैसी बात नहीं कहूंगी, लेकिन ठर्रा कहाँ से लाए, ठर्रा किससे मंगाए। तो उसे याद आया कि कहीं
ज़्यादा न पी ले, इस डर से उसने एक बोतल पहले छिपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी, और वो उसे लेने के लिए दौड़ गई और खातिरदारी की रंग जमाई। और दोस्तों यह सोचकर उसने उसके लिए बक्से पर एक गिलास सजा दिया, क्योंकि पहले साहब टी टेबल वगैरह नहीं हुआ करती थी, बक्सा ही होता था। तो घर में बक्सा था, टी टेबल थी नहीं, कि वाइन तो वो फौज से लेके आएगा कैंटीन से, और मैं उसके साथ में उसके लिए बक्से पर एक गिलास सजा देती हूँ। और वो हर बार मेरे को भी कहता था कि तू भी पी, मैं नहीं पीती थी तो मेरे से लड़ाई झगड़ा करता था, कभी मारपीट भी कर लेता था, लेकिन फिर माफ़ी भी मांग लेता था। तो चलो वो मेरे जैसा नहीं बन सका, तो आज मैं उसका जैसा बन जाती हूँ। मैं कुछ मॉडिफाई करती हूँ, अल्ट्रेशन करती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी लाती हूँ, तो आज मैं भी थोड़ी सी उसके कहने से उसके जैसा बन जाती हूँ, और थोड़ी सी मैं भी पीऊँगी, आज उसकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। चलो वो क्या, दूसरा पार्ट शुरू होता है साहब। अब साहब ये सोचकर उसने उसके बक्से, ये कहकर उसने उसके लिए बक्से पर एक गिलास सजा दिया, और इंतजार की बेकरारी में सोचने लगी कि एक बार उसने मुझे भी कहा था पी, मैंने कहा था नहीं जी, तो उसने जबरदस्ती की, मैंने भी गिलास फोड़ दिया था, तो उसने मुझे मारा था, हालांकि बाद में पछताया था। आज मैं उसकी इच्छा कर दूंगी पूरी, और उसके साथ मैं भी पीऊंगी, और कहूंगी कि देखो आज मैंने तुम्हारी तमन्ना है, आज मैंने तुम्हारी तमन्ना कर दी है पूरी, आज के बाद से मत लाना ये अंगूरी। प्यार प्यार में मान जाएगा, शायद आज के बाद में फिर कभी नहीं लाएगा। और दोस्तों यह सोचकर उसने खुद के लिए भी बक्से पर दूसरा गिलास और सजा दिया। अब तीसरा पार्ट है साहब, ये पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है, इमोशनल है। इस पार्ट को सुनकर के मेरे जैसे फतर दिल इंसान के भी आंखों में आंसू आ गए। आप तो नाजुक दिल के इंसान है, आपके तो आंसू है आंखों से बाहर ही आ पड़ेंगे साहब। ध्यान से सुनना साहब, बहुत इमोशनल पार्ट है, हार्ट टचिंग है। उस दिन शाम बड़ी रुक रुक आई, अरे दुख दुख करता दिल धड़का, छुप छुप करती रेल आई, लेकिन रेल की सीटी बजते ही और सिहर गई, क्योंकि एक बात सोचते हैं उसकी सारी साधना बिखर गई। उसने सोचा अरे वो तो बोतल के साथ बर्फ भी लाता था, लेकिन बर्फ कहां से लाऊं, बर्फ किसे मंगाऊं, चलो मैं ले आऊं। तो उसने लंबा घूंघट काटा और बर्फ लेने के लिए दौड़ गई। और यहाँ तो कुछ और ही बात होगी, पीछे सिपाही आया, उसने देखा अरे दरवाजा खुला, बक्से पर बोतल, दो गिलास देख चकराया, माथा ठनका। अरे कमजोर मन के सिपाही को दृश्य कचोट गया, और वो उस औरत को बदचलन जानकर वापस लौट गया साहब। खत्म साहब। क्या हुआ कि वो औरत ने सोचा कि वो बर्फ वाइन के पे के साथ में थोड़ी बर्फ डाल के बर्फ को ठंडी करके पीता था। घर में फ्रिज नहीं था, बर्फ नहीं थी, तो उसने सोचा कि मैं पड़ोसी से बर्फ लेके आती हूँ। तो वो तो घूंघट निकाल के उसके लिए बर्फ लाने के लिए, फौजी के लिए, वाइन के साथ में बर्फ डालने, वाइन में बर्फ डालने के लिए फौजी के लिए वो तो पड़ोसी के घर चली गई। इतने में फौजी आ गया साहब। और जब उसने देखा कि बक्से पर दो गिलास सजे हुए हैं, तो उसने सोचा कि ये तो बदचलन औरत है, और उसको बदचलन समझ के साहब वापिस लौट गया साहब। देखो साहब, इंसान के अन्य चीजों के साथ साथ में पतन के दो कारण और भी होते हैं। एक तो है अहम, प्राउड यानी कि प्राइड, दूसरा होता है वहम यानी कि डाउट और कंफ्यूजन। अरे भला आदमी, अगर तेरे को अपने स्पेस पर डाउट था, पार्टनर पे डाउट था, पत्नी पे डाउट था, तो यार छिप के क्लियर कर लेता, उससे पूछ लेता। अरे भले आदमी, तूने खुद की जिंदगी खराब की, उस गाय की जिंदगी खराब कर दी। डाउट साहब बड़ों बड़ों की जिंदगी खराब कर देता है। यदि डाउट हो तो उसे अपने हिसाब से क्लियर करना चाहिए, सामने वाले से पूछना चाहिए, अन्यथा खुद की भी जिंदगी खराब करोगे, सामने वाले की भी जिंदगी खराब करोगे। तो पीछे से औरत बर्फ लेके आई, उसके तो साहब पीछे से औरत बर्फ लेके आई, उसे आते ही जूतों के निशान, उसके जाते ही जूतों के निशान। कुछ समझ नहीं पाई दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, अध्याय समाप्त। आप कहोगे कहानी में क्या दम है, कहानी बेकार है, क्यों सुनाई है, क्या सार है? तो दोस्तों इसमें बहुत सार है, बहुत दम है, इसमें यह सार है, इसमें यह दम है। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई है कि आप जितने भी लोग यहाँ कहानी सुन रहे हैं, उनमें से किसी को संयोग से किसी दिन वो फौजी सिपाही किसी गली मोहल्ले बाजार या सड़क पर मिल जाए, तो उसे बता देना, उसे समझा देना कि लौट जा मुख लौट जा, लौट जा मुख लौट जा, वो निर्दोष है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है। उसे बता देना, उसे समझा देना कि उसका ऊंचा चरित्र है, अरे कि ऊंचा चरित्र है, अरे वो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है, लौट जा मुख लौट जा, लौट जा मुख लौट जा। उसे बता देना, उसे समझा देना कि वो निर्दोष है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है। उसे बता देना, उसे समझा देना कि वो तेरे आते बूटों के निशानों पे अपनी उंगलियां फिरा रही है। उसे बता देना, उसे समझा देना कि वो तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसू से मिटा रही है। लौट जा मुख लौट जा, लौट जा मुख लौट जा। उसे बता देना, उसे समझा देना कि वो निर्दोष है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है, वो तेरा आज भी इंतजार कर रही है। तो मैं
आप सभी से आग्रह करता हूँ, चाहे आप कोई भी काम करते हो, 24 घंटे में साहित्य 1 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य पढ़ने से आपके दिमाग में तरी बनी रहती है। जो और मन है वो प्रसन्न रहेगा, मन में सुकून रहेगा, क्योंकि जो आदमी हंस नहीं सकता जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हंसने वाला जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन वो जहाँ भी जाता है वो स्वर्ग बना देता है साहब। और बशीर बद्र साहब का एक रिलेवेंट प्रासंगिक शेर है कि हंसने वालों की संगति इत्र की दुकान की जैसी होती है साहब, कुछ भी नहीं लो फिर भी रूह को महका देती है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम सभी, अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्मल करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।